अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान, आपको डॉक्टर हकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का सेकंड पार्ट वाटर के हवाले से डिस्कस करेंगे, ईच एंड एवरी पॉइंट। ये लेक्चर एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं हर वो पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आपके लिए एमडीकेट या पेपर या कोई भी कॉन्सेप्ट के हवाले से कोई भी पॉइंट हुआ तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू क्लियर इट। सो मैं आपसे यही कहूँगा, कॉपी और पेन लेके बैठ जाएँ और लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें, ठीक है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाटर। उर्दू में क्या बोलते हैं? पानी, आब। अरबी में आब बोलते हैं, आब ज़मज़म, ठीक है। पानी के हवाले से आप यही सोच रहे होंगे कि आपको क्लियर होगा, होपफुली आपको क्लियर भी होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट है कि जो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से समझने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं वाटर से। पानी क्या होता है? वाटर ज़मीन पर अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नियामत है। वाटर इज़ द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस ऑन द अर्थ। अगर बाकी प्लैनेट्स के ऊपर वाटर अवेलेबल होता तो मे बी के ह्यूमन अर्थ को छोड़ के उन प्लैनेट के ऊपर भी रिहाइश पजीर हो जाते, लेकिन बाकी प्लैनेट्स पे वाटर के ना होने की वजह से मार्स के ऊपर कुछ शवाहिद मिलते हैं कि वाटर प्रेजेंट है। बहरहाल वो कुछ अलग टॉपिक है, लेकिन वाटर जो होता है इंसानी ज़िंदगी के वजूद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुख्तसरन ये कि ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजारने के लिए वाटर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वाटर क्या है आज हम समझेंगे इसको इन टर्म ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। हम समझेंगे कि वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है, लिविंग के लिए वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल से सिंपल सी बात बता देता हूँ कि लिविंग के लिए वाटर क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारे सेल के अंदर 60 to 70% वाटर प्रेजेंट है, 60 to 90% हमारे सेल के अंदर वाटर प्रेजेंट है। ब्रेन सेल में 90% वाटर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मैं आपको अगर एग्जांपल देता जाऊं, ब्लड के अंदर हमारे पास 88% वाटर प्रेजेंट होता है। ये एट द एंड में आपको सारे लिखवा दूंगा कि कितने कितने परसेंटेज। सो इसका मतलब क्या हुआ कि वाटर जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो हम चलते हैं, डिस्कस करते हैं आज वाटर के हवाले से, इसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से, ठीक है। सो वाटर क्या होता है? वाटर की सबसे पहले बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंस कहते हैं अहमियत को। बायोलॉजिकल मतलब लिविंग बॉडी में वाटर की क्या इंपॉर्टेंस है। सो हम चलते हैं इसके हवाले से। वाटर इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट व्हिच मेक 70 to 90% द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वाटर जो होता है हमारी बॉडी में 70 to 90% प्रेजेंट होता है सेल्स के अंदर। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ विदाउट वाटर। पानी के बगैर जिंदगी का कोई वजूद नहीं है, पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। प्रोटोप्लाज्म, वर्ड प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? लेट्स सपोज दिस वन इज अ सेल, ठीक है। अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो आउटर क्या होता है? सेल वॉल होती है। सेल वॉल क्या है? डेड है। सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल इज डेड। अब इस सेल वॉल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, अंदर साइटोप्लाज्म, अंदर न्यूक्लियस। ये जो अंदर लिविंग कंपोनेंट है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग कंपोनेंट है, साइटोप्लाज्म के अंदर चीजें सारी लिविंग कंपोनेंट में आती है। सो ये जो सेल के अंदर लिविंग कंपोनेंट होता है ना, इस लिविंग कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म किसको बोलते हैं? लिविंग कंपोनेंट ऑफ सेल। सेल के अंदर जो लिविंग चीजें होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। सो प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव इफ इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस एज लो एज 10%। अगर सेल में आपको पता है वाटर कितने परसेंट है? 70 to 90% है। अगर 10% वाटर भी क्या हो जाए? कम हो जाए। प्रोटोप्लाज्म मतलब सेल के अंदर अगर वाटर 10% भी कम हो जाएगा तो सेल जो होगा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब ये है कि सेल क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, ठीक है जी। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने वाटर की डिस्कस की है, वन बाय वन में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, मैं वन बाय वन एक एक को डिस्कस करता हूं। पहली है पोलर नेचर ऑफ वाटर। पोलर नेचर ऑफ वाटर, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत ही जरूरी है। होपफुली कि आपको पोलर का पता होगा कि पोलर किसको बोलते हैं। पोलर दरअसल ये कॉन्सेप्ट निकलता है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है। वाटर जो होता है ना, ये पोलर मॉलिक्यूल है। सबसे पहले हम वर्ड पोलर को समझेंगे। पोलर किसको बोलते हैं? पोलर कहते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें चार्जेस का डिफरेंस हो, दो पोल हो। जिस तरह जमीन का हम कहते हैं एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, इसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल उसके अंदर चार्जेस का क्या हो? डिफरेंस हो। कहने का मतलब ये है वाटर का फार्मूला क्या है? CO2। हाँ यही है ना, CO2 इज द फार्मूला फॉर केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। नो, वाटर का फार्मूला होता है H2O। H2O कहने का मतलब क्या हुआ? इसमें ऑक्सीजन कितने? एक है। हाइड्रोजन कितने? 2 हैं, ठीक है। एक ऑक्सीजन है और 2 क्या है? हाइड्रोजन है। अब अगर बात की जाए इस मॉलिक्यूल की, इसमें
ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर भी होते हैं, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसको हम पोलर क्यों बोलते हैं। सो इसको पोलर कहने की वजह जो है, दरअसल इस वाटर मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्लियर है देन वेल एंड गुड, आपको यहां से आगे लेक्चर को कैरी ऑन डायरेक्टली 2x स्पीड से देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सो ऑलरेडी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे एक वीडियो बना चुका हूं। आप अगर सर्च कर लें कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय डॉक्टर हाकानम, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट क्लियर है देन वेल एंड गुड, लेकिन नहीं क्लियर तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप वो देख लें, तो आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएंगे। उसके अंदर मैंने एक वीडियो के अंदर समरी बताई हुई है कि आप कुछ मेन बेसिक टर्म्स जो आपको केमिस्ट्री को समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं ना द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इनको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इनको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब इन 2 एटम की वो सलाहियत जो कि बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करें? अट्रैक्ट करें। जो कि बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन को क्या करें? अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। मुख्तसरन कहने का मतलब ये ना, इस एटम के पास कितनी ताकत है कि ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर ले? खींच पाए। कितनी ताकत है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर ले? खींच पाए। तो हमने ये देखा, ऑलरेडी साइंटिस्ट ने कैलकुलेट करके दिया हुआ है कि सबसे ज्यादा हैलोजन की होती है। किसकी? हैलोजन की होती है। हैलोजन कौन से हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे ज्यादा किसकी है? फ्लोरीन की है। सबसे ज्यादा ताकत इलेक्ट्रॉन लेने की किसकी है? फ्लोरीन की है। अब अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बात की जाए ना, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है तकरीबन 3.1 होती है और हाइड्रोजन की होती है 2.1। 3.1 का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के पास ताकत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को खींचने की, इसके पास ज्यादा एबिलिटी है इन बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की। हाइड्रोजन के पास ये सलाहियत क्या है? कम है। तो अब ये क्या करेगा? ये ऑक्सीजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ क्या कर लेगा? खींच लेगा। जब ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन कंटेन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। सो जब ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन साथ में पार्शियल का लफ्ज लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्शियल बोलते हैं आरजी। पार्शियल किसको बोलते हैं? आरजी। मतलब कहने का ये है कि ये चार्ज अभी आया नहीं है इसके ऊपर, आरजी चार्ज है। आरजी चीज ऐसी चीज जो परमानेंट ना हो। जब बॉन्ड टूटेगा, जब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा तो तभी परमानेंट चार्ज होगा। अभी क्या है? आरजी है। और इस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने खींच लिया तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन जाता है किसी भी एटम से तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, केटायन बनता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पोल किसको बोलते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव हो दूसरी तरफ क्या हो? नेगेटिव हो। तो यहां पे अगर देखा जाए तो एक तरफ क्या है? पॉजिटिव है, दूसरी तरफ क्या है? नेगेटिव है। इसी वजह से, इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से वाटर को हम क्या कहते हैं कि वाटर हमारे पास क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। बात समझ में आई कि नहीं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं एटम की वो सलाहियत कि वो क्या कर ले? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? अपनी तरफ खींच ले। अपनी तरफ क्या कर ले? खींच ले। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसने दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? अपनी तरफ खींच लिया। तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या गया? प्लस चार्ज। ऑक्सीजन के ऊपर क्या गया? माइनस चार्ज। अब ये पार्शियल है। अच्छा, जब परमानेंट बॉन्ड टूटेगा तो तब ये परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। बहरहाल इस बात को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल बिकॉज द ऑक्सीजन एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। कि ऑक्सीजन जो है वाटर के, अब देखो 2 एंड है, एक ऑक्सीजन एंड एक दूसरा हाइड्रोजन एंड है। तो जो ऑक्सीजन एंड होता है ना इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। क्या है ये? इलेक्ट्रोनेगेटिव, बियरिंग अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। एंड द हाइड्रोजन एंड इज अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन एंड के ऊपर कौन सा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसकी अहमियत क्या है? मतलब वाटर पोलर है, इसका हमें क्या फायदा होता है? सो इसका जो फायदा है वो ये है, ड्यू टू पोलर नेचर, इसी पोलर नेचर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल आर बॉन्डेड टू ईच अदर थ्रू वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसी पोलर नेचर की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। यहां तक आप नोट कर लें, मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूं कि इसका क्या मतलब है। नोट कर लें जल्दी से, वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। अभी मैं डिस्कस करता हूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं। ये आपको पता होगा हाइड्रोजन बॉन्ड का। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। 2 मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूल बोलते हैं। और जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो होती है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर बोलते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जब इन तीनों में से किसी एक के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब अगर देखा जाए ये एक वाटर का
मालिक्यूल है। ये क्या है? एक वाटर का मालिक्यूल है। सेम मैं इसके साथ एक दो तीन और भी ड्रा कर लेता हूँ कि ये भी हमारे पास क्या हुआ है, एक वाटर का मालिक्यूल हो गया। ये भी एक क्या है, वाटर का मालिक्यूल हो गया। इसके अलावा मैं एक दो और ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है। अब अगर देखा जाए ये मैंने कुछ वाटर के मालिक्यूल क्या कर दिए, बना दिए। होपफुली कि आपको ये रूल्स क्लियर होंगे कि पॉजिटिव हमेशा क्या करता है, नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, या नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आप अगर प्लस और माइनस को करीब लाओगे ना तो ये आप एक दूसरे को क्या करेंगे, आपस में खींचेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर देखा जाए अभी जो हमने डिस्कशन की उसके मुताबिक ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है जी, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर देखा जाए पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, या नेगेटिव, ये रूल ऑफ नेगेटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव को और पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, ठीक है। कहने का मतलब ये है, इस नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है, ज्यादा है। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो ये ज्यादा वाला चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं, इसको दे दूं, और ये चाहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लूं, ले लूं। तो ये आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। और जो दो एटम होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं। बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम, दो एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड ही तो कहते हैं। ये भी दरअसल क्या है, बॉन्ड है। यहाँ पे तो हमने ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो हकीकत में हमें ये ऐसे लाइन नजर नहीं आ रही। दिस इज जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सो इस हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, इस ऑक्सीजन ने क्या कर लिया, हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। इसने क्या किया, इसको अट्रैक्ट किया। इसी तरह साथ में अगर और भी बहुत सारे हों, ये हाइड्रोजन क्या कर लेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ये ऑक्सीजन इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। इसके अलावा फर्दर ऑन जितने भी इर्द गिर्द होंगे तो ये अट्रैक्ट करेगा। अभी मैंने आपको रूल क्या बताया था कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ले, जब हाइड्रोजन क्या कर ले, ऑक्सीजन से बॉन्ड बना ले, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। या फ्लोरीन से बना ले या नाइट्रोजन से बना ले। तो अभी केस क्या फुलफिल हुआ है, हाइड्रोजन ने किसके साथ बॉन्ड बनाया, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ये वीक बॉन्ड है, ठीक है। मैं आपको एक दूसरी चीज क्लियर करना चाहूंगा, बॉन्ड दो किस्म के होते हैं। बॉन्ड कितने किस्म के होते हैं, दो किस्म के होते हैं। ये केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, होपफुली आपको वहां पे मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। फिर भी अगर आपको थोड़ी सी ये बॉन्ड समझा देता हूं। बॉन्ड दो किस्म के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इंटर मालिक्यूलर और एक होते हैं इंट्रा मालिक्यूलर। और एक होते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर कहते हैं बिटवीन को। इंटर किसको बोलते हैं, बिटवीन को। मतलब लफ्ज देख लो, इंटर मालिक्यूल, दो मालिक्यूल के दरमियान जब होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटर मालिक्यूल कहते हैं। अब अगर इस बॉन्ड की बात की जाए, देखिए एक वाटर का मालिक्यूल ये है, दूसरा क्या है, इन दो मालिक्यूल के दरमियान है। सो दिस वन विल बी इंटर मालिक्यूल। और इसकी एग्जांपल क्या आ गई हमारे पास, हाइड्रोजन बॉन्ड आ गई। एक होता है इंट्रा कहते हैं विद इन, मतलब इस मालिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा मालिक्यूलर बॉन्ड कहते हैं। ये जो बॉन्ड है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करने से बना है, तो इसको हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। ये कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड से। हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड वाइल कोवैलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। कैसे हमें पता चला, जब हमने इसकी एनर्जी चेक की, जब हम बॉन्ड को तोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए होती है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। चलिए मैं वैल्यू भी लिख देता हूं। पता चला कि कोवैलेंट बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वीक होता है। तो हमने जब इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड को तोड़ना चाहा तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 960 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होती है। जबकि जब हमने इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना चाहा तो तब हमें कितनी एनर्जी चाहिए थी, 50 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए थी, 50 किलो जूल, ठीक है। होपफुली आपको यहां तक समझ में आई होगी। आगे हम डिस्कस करते हैं अगला पॉइंट। तो दूसरी प्रॉपर्टी जो वाटर की होती है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर क्या है, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट से मतलब ये ना कि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वाटर के अंदर डिजॉल्व होने की सलाहियत रखती हैं। अब ये प्रॉपर्टी, ये कमाल वाटर का है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कुछ बातें आपको समझा देता हूँ। ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ वाटर इट डिजॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ पोलर एंड आयनिक सब्सटेंस। जितने भी पोलर और आयनिक सब्सटेंसेस होते हैं ना, वो इजिली वाटर के अंदर क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं।
पोलर मतलब जिसमें पोल बनते हो, जिसमें क्या बनते हो, पोल बनते हो, वो पानी के अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाएगा। आयनिक सब्सटेंस ऐसा सब्सटेंस जिसमें आयंस प्रेजेंट हो, जिसमें हम क्या कहते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, आयंस प्रेजेंट हो। आयंस क्या होता है और कब बनता है? आयंस जो होता है चार्ज स्पीशी होता है, ठीक है। आयन क्या होता है? चार्ज पार्टिकल होता है। चार्ज पार्टिकल होता है, कैसे बनता है? फॉर्म बाय द लॉस आर फॉर्म्ड बाय द लॉस आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय द लॉस आर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले एटम, या क्या कर ले, लॉस कर ले। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ NaCl की, ठीक है। NaCl, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है। पहले शेल में आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में आ जाएंगे 10, तीसरे में कितने आ जाएंगे? 1। और एटम को स्टेबल होने के लिए आखिरी शेल में कितने चाहिए? 8 चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो इसके पास तो 1 है, तो ये क्या कर लेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। तो Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। क्लोरीन देख लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। मतलब कितने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे? 17 होंगे। पहले शेल में 2, दूसरे में 8, 10 हो गए, और तीसरे में कितने हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो गए? 17 हो गए। ऑक्टेट रूल के मुताबिक आखिरी शेल में 8 होने चाहिए, आखिरी शेल में कितने? 7 हैं। तो इसने क्या कर, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। NaCl ऐसे बनता है, ठीक है। अब इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन को लेने की जो ताकत है क्लोरीन के पास, इन दोनों से एक बॉन्ड बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं? एक आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। जिसके ऊपर प्लस चार्ज आया है ना, इसको हम बोलते हैं केटाइन। आयन 2 किस्म के होते हैं। जिसके ऊपर प्लस चार्ज आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? केटाइन बोलते हैं। और जिसके ऊपर माइनस चार्ज आता है उसको हम क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। होपफुली आपने ये चीज़ें बहुत ही डिटेल में पढ़ी होंगी, मैं जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा था, ठीक है। सो जो आयनिक सब्सटेंसेस, अब NaCl हमारे पास क्या है? एक आयनिक सब्सटेंस है। तो ये वाटर के अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाता है, वाटर के अंदर इजीली डिजॉल्व हो जाता है। आयनिक सब्सटेंस और पोलर सब्सटेंस इजीली डिजॉल्व इन वाटर, ठीक है। अब नॉन पोलर चीज़ें जो होगी, जिसमें चार्जेस नहीं होंगे, वो पानी में इजीली डिजॉल्व नहीं होते हैं। इसकी एग्जांपल आ गई ऑयल। पानी के अंदर आप ऑयल डिजॉल्व करके दिखाओ ना, नहीं डिजॉल्व होता है। ऑयल आप डालोगे, ऑयल छोटे छोटे से ग्लोबुल बना के एक साथ हो जाता है, ठीक है। इसकी मैंने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज पुट इनटू वाटर, जब हम क्या करते हैं, NaCl को मैंने क्या किया, वाटर के अंदर डाल लिया। लेट सपोज ये एक बीकर है, इस बीकर के अंदर वाटर पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? वाटर ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या, इसके अंदर पानी है, ठीक है। हमने क्या कर लिया, इसके अंदर NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया? NaCl डाल दिया, ठीक है। NaCl जब डाला तो क्या होता है कि जो वाटर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है, वाटर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड कौन सा है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। सो वाटर का जो ये वाला साइड होता है ना, इस ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब जब वाटर के मॉलिक्यूल को हम तोड़ते हैं ना, H2O को, तो ये कैसे टूटता है? H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव की फॉर्म में। सो ये जो OH नेगेटिव है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है। सो ये OH नेगेटिव जाके NaCl को अपनी तरफ क्या कर रहा होता है? अट्रैक्ट कर रहा होता है। OH नेगेटिव ने क्या किया? NaCl को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज वाला अट्रैक्ट करता है क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज को। ये आप यहाँ से पढ़ के देख लेते हैं कि व्हेन सोडियम क्लोराइड इज पुट इनटू द वाटर, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टू द सोडियम आयन। ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड है, ये किसके साथ अटैच हो जाएगा? सोडियम आयन के साथ अटैच हो जाएगा। एंड द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच टू द क्लोराइड आयन। और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड है, किसके साथ अटैच हो जाएगा? क्लोराइड आयन के साथ अटैच हो जाएगा। एज अ रिजल्ट, सोडियम इसने ले लिया, क्लोरीन इसने ले लिया, तो नमक क्या हो गया? NaCl किसको बोलते हैं? नमक को, जो जख्मों के ऊपर हम लगाते हैं। तो NaCl क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, ठीक है। जब NaCl टूट गया तो इसका मतलब वाटर के अंदर नमक क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया। एज ए रिजल्ट सोडियम एंड क्लोराइड आयन सेपरेट। सोडियम और क्लोराइड आयन जो थे आपस में क्या हो गए? सेपरेट हो गए। एंड डिसअपियर एंड डिजॉल्व इन वाटर, और क्या हो गए? गायब हो गए, पानी के अंदर क्या हो गए? डिजॉल्व हो गए। देखें, इस रिएक्शन को मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सिंपल सा रिएक्शन भी है कि NaCl जब हमने किसके अंदर डाला? वाटर के अंदर डाला, H2O के अंदर डाला। अगर इसको मैं ऐसे लिख लूँ, HOH लिख लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। H के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव, OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, सोडियम के ऊपर प्लस, क्लोरीन के ऊपर माइनस, ये माइनस इस प्लस के साथ, तो NaOH बन गया। क्या बन गया? NaOH बन गया। Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव, क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? HCl। HCl इज एसिड, तेजाब। NaOH इज बेस।
ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस बनते हैं उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बहरहाल वो केमिस्ट्री का टॉपिक है। सो हम डिस्कस कर रहे थे कि वाटर हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। जितनी भी पोलर चीज़ें हैं, जितनी भी हमारे पास आयनिक सब्सटेंस है, वो वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती हैं। दिस वन इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। अब हम जाते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। स्टूडेंट्स, तो तीसरी प्रॉपर्टी जो वाटर की होती है वो ये होती है कि नॉट डिस्टर्बिंग द सेलुलर स्ट्रक्चर। वाटर जो होता है वो सेल की स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करता है। सेल की स्ट्रक्चर से मुराद यहाँ पे है सेल की ऑर्गेनेली। देखिए, वाटर हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है और पोलर डिसॉल्व होते हैं पोलर चीज़ में। ये एक रूल है, सॉल्युबिलिटी का एक रूल होता है कि पोलर डिसॉल्व इन पोलर। पोलर और आयनिक चीज़ें जो होती हैं वो डिसॉल्व होती हैं पोलर सब्सटेंस में ही। सो वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस। अब सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, जैसे कि हमारे पास सेल वॉल हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह वगैरह, आपने पहला चैप्टर डिटेल से पढ़ा होगा। सो वो जो सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो नॉन पोलर इन नेचर होती हैं। वो क्या है, नॉन पोलर इन नेचर है। सो नॉन पोलर ऑर्गेनेलीज जो होती हैं वो पोलर चीज़ों में डिसॉल्व नहीं होती हैं, जिसकी वजह से सेल की स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होती। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट एंड मोस्ट ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर नॉन पोलर, देयरफॉर इट डजंट डिस्टर्ब और डिसॉल्व द ऑर्गेनेली। अब वाटर हमारे पास एक पोलर सब्सटेंस है और बाकी सारी चीज़ें सेल के अंदर जो है वो क्या है, नॉन पोलर है। सो वो एक दूसरे की स्ट्रक्चर को खराब नहीं करती। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। अगली हमारे पास प्रॉपर्टी है कोहेसिव नेचर की। दो चीज़ें हैं कि कोहेसिव नेचर, एक है एडहेसिव नेचर। दरअसल कोहेसिव नेचर से क्या मतलब है कि वाटर के मॉलिक्यूल जो होते हैं आपस में एक दूसरे के साथ इन्होंने जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे को जो खींच रहे होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ये वाटर की क्या है, कोहेसिव नेचर है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर मॉलिक्यूल आर अटैच्ड टुगेदर एंड डू नॉट सेपरेट, दिस फोर्स इज कॉल्ड कोहेसिव फोर्स। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल को देख लें तो वाटर के मॉलिक्यूल आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और ये आपके लिए एक एमसीक्यूज भी है कि एक वाटर का मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। वीडियो को पॉज करके बताओ, मुझे प्रैक्टिस करके बताओ, स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताओ कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। सो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल होता है वो दरअसल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसे? लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक वाटर का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेता हूँ। अगर इसको देखा जाए तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। सो लेट्स सपोज दिस वन इज अ वाटर मॉलिक्यूल। अगर इसमें देखा जाए सो एक वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। सो ये एक मॉलिक्यूल है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन किसको अटैक करता है, हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन किसको अटैक करता है, हाइड्रोजन को। ये किसको अटैक करेगा, हाइड्रोजन को। ये भी किसको, हाइड्रोजन को। लेट्स सपोज मैं एक इस वाटर के मॉलिक्यूल को ले लेता हूँ। अगर देखा जाए एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये, एक ये और एक ये। सो वाटर का एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होता है। अब वाटर की मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, कोहेसिव नेचर बोलते हैं। अब वाटर की मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, इस फोर्स को हम कोहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब इसका फायदा क्या हुआ, ड्यू टू कोहेसिव नेचर वाटर फ्लोज फ्रीली विदाउट ब्रेकिंग अपार्ट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब इसी नेचर की वजह से वाटर के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये फ्रीली फ्लो करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पानी कहीं से डाल ले हो या कहीं पे पानी बह रहा है, कुछ पानी जा रहा है, कुछ रोका हुआ, ऐसा नहीं होता है। वाटर जो होता है बिल्कुल फ्रीली फ्लो कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपने साथ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। दूसरी चीज हमारे पास है एडहेसिव नेचर। एडहेसिव बोलते हैं चिपकने को, चिपकना। ठीक है, मतलब अगर आप वाटर की मॉलिक्यूल को किसी भी सरफेस के ऊपर फेंकोगे तो वो वहां पे एडहेसिव हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस विद इन द सेल आर बॉडी एंड रिजल्ट इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल डिसॉल्व मटेरियल। आप अगर वाटर की मॉलिक्यूल को किसी सब्सटेंस के ऊपर फैला दो, लेट्स सपोज दिस वन इज अ सब्सटेंस, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसके ऊपर वाटर का मॉलिक्यूल डिसॉल्व कर रहा हूँ, तो इसी ये जो हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस है इनकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल जो होंगे बिल्कुल इक्वली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप रेत लें और रेत को किसी दीवार पे फेंक दें, बिल्कुल स्मूथ दीवार हो, तो उसके ऊपर रेत के मॉलिक्यूल, रेत के जो पार्टिकल होंगे वो टिक नहीं पाएंगे। लेकिन आप वाटर के मॉलिक्यूल अगर फेंक दें तो वाटर जो होगा वहाँ पे क्या हो जाता है, चिपक जाता है। क्यों? ड्यू टू एडहेसिव नेचर। वाटर मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू एडहेसिव फोर्सेस विद इन द सेल आर बॉडी एंड एज अ रिजल्ट इन द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल डिसॉल्व मटेरियल। अब एडहेसिव फोर्सेस वो फोर्सेस जिसकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल बाकी चीज़ों के साथ, देखो वाटर आपस में जब जुड़ते हैं तो कौन सी फोर्स है,
कोहेसिव फोर्स है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल जब किसी सब्सटेंस के साथ जोड़ते हैं तो वो हमारे पास कौन सी फोर्स है, वो है एडहेसिव नेचर। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स बोलते हैं। अब इसी एडहेसिव फोर्स की वजह से वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी में मैक्सिमम जगहों पे प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर का मॉलिक्यूल की सरफेस के साथ कौन सी फोर्स है, एडहेसिव नेचर होती है। अब हम अगली प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, हाई स्पेसिफिक हीट। हाई स्पेसिफिक हीट किसको बोलते हैं, वो अमाउंट ऑफ हीट या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या आपके पास 1 ग्राम वाटर पड़ा हुआ है और उसका टेम्परेचर आप क्या कर रहे हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक बीकर है, इसमें वाटर पड़ा हुआ है, वाटर कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है, कितना है, 1 ग्राम है। अभी इसका टेम्परेचर है लेट्स सपोज 15 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने इसके नीचे क्या किया, आग जलाई। अब क्या हुआ, जब हम आग जलाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो वो आग या वो हीट जो आपको 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए चाहिए होगी कि वाटर का टेम्परेचर कितना चेंज हो जाए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 15 से कितना जाए 16, तब तक के लिए जो आपने इसको हीट एनर्जी दी है ना, दरअसल उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारे पास होती है स्पेसिफिक हीट। सो वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड। कहने का मतलब ये ना, आप ऐसा कर लें, एक गिलास में 1 ग्राम वाटर ले लें और दूसरे में 1 ग्राम अल्कोहल ले लें, अल्कोहल शराब या पेट्रोल ले लें, ठीक है। अब आप दोनों के नीचे हीट रख दें, हीट रख देंगे तो आप ये देखेंगे कि जो वाटर होगा ना, इसका टेम्परेचर लेट चेंज होगा। अल्कोहल होगा या जो आपके पास पेट्रोल है उसका टेम्परेचर जल्दी चेंज हो जाता है। मतलब अगर इसकी जगह पे अल्कोहल हो तो उसको आपको थोड़ी सी हीट दोगे, उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, 15 से 16 पे चला जाएगा। थोड़ी सी आप उसको दोबारा रखोगे, दोबारा 16 से क्या हो जाएगा 15, मतलब जल्दी गर्म भी होता है और जल्दी ठंडा भी होता है। अल्कोहल हो गया, बाकी चीज़ें होगी, लेकिन पानी जो होता है ना जल्दी गर्म होता है और ना जल्दी ठंडा होता है। द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज इन फार मोर स्लोली एज कम्पेयर टू अदर लिक्विड बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड के होने की वजह से वाटर जो होता है ना ही इजली अपने टेम्परेचर को बढ़ाता है और ना ही आसानी से कम करता है। जितनी भी प्रॉपर्टीज ने दरअसल हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अगर वाटर की मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो वाटर बॉयल होता -80 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कितने पे, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत कम है। और वाटर फ्रीज होता कितने पे, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फ्रीज कितने पे होता, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता। ये सारी की सारी जो कमालात है किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। अब इसका ऑर्गेनिज्म को क्या फायदा है, दिस प्रॉपर्टी हेल्प द ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन बॉडी इंटरनल टेम्परेचर एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम रैपिड टेम्परेचर चेंज। अब देखें, अगर वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट ना होती तो थोड़ी सी गर्माइश मिलने से उनकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता, ज़्यादा हो जाता, या थोड़ी सी ठंड पड़ने से इनका बॉडी का टेम्परेचर एकदम से क्या हो जाता, कम हो जाता। अब समंदर के अंदर मछलियाँ होती है, बाज़ औक़ात समंदर का पानी बहुत ठंडा हो जाता है, ऊपर सरफेस का वाटर तो गर्म होता है लेकिन नीचे वाटर क्या होता है, ठंडा होता है, लेकिन मछलियाँ सर्वाइव कर रही होती हैं। क्यों, क्योंकि वाटर की खासियत क्या है कि इसकी जो स्पेसिफिक हीट है ये हाई है, ज़्यादा है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है हीट, हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब मैं इसको समझा देता हूँ, उससे पहले कोई टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं, वाटर का लिक्विड फॉर्म से किस में चेंज हो जाना, वाटर का लिक्विड फॉर्म से किस फॉर्म में चेंज हो जाना, वेपर गैसेस की फॉर्म में चेंज हो जाने को हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, वेपोराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वाटर है, वाटर का वेपर बन जाना, क्या बन जाना, वाटर से क्या बन जाना, मतलब वाटर की लिक्विड स्टेट से किस स्टेट में चला जाना, वेपर स्टेट में चला जाना, गैस फॉर्म में, वेपर या गैस फॉर्म में चला जाना। इसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन बोलते हैं। वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में या वेपर में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा हो सॉलिड में, किस में, वाटर में हो लेकिन बर्फ़ में, उसको हम क्या बोलते हैं, वो टेम्परेचर कौन सा है, वो है फ्रीजिंग पॉइंट। वो कौन सा है, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर की जिसके ऊपर वाटर की लिक्विड स्टेट कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट जब दोबारा लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मतलब बर्फ़ जब पिघल रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं। और वेपर से दोबारा लिक्विड बनने से हम कंडेंसेशन बोलते हैं। बहरहाल ये हमारा अभी का टॉपिक नहीं है, अभी हमने डिस्कस करना है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन को।
वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं कि जब हमारे पास लिक्विड कन्वर्ट हो किसमें, गैस में। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इनटू वेपर, वो हीट जो कि हमें चाहिए होती है 1 ग्राम लिक्विड वाटर को कन्वर्ट करने के लिए, 1 ग्राम वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट हमें चाहिए उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब इट हेल्प एनिमल एंड प्लांट टू गेट रिड ऑफ एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर ड्यूरिंग sweating and transpiration. As a result, the external temperature of organisms cannot be changed with respect to surrounding. अब देखें, अब इसका कहने का मतलब क्या है। लेट्स सपोज आपके पास है 1000 ml वाटर, कितना है आपके पास है 1000 ml वाटर, कितना है 1000 ml वाटर। अब इसके नीचे मैंने क्या कर दी, आग जला दी, ठीक है, मैंने क्या कर दी, इसका आग जला दी। आग जलाई, पानी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो बुहारात की शक्ल में उड़ने लग जाएगा। अगर इस 1000 ml से 2 ml क्या हो जाए, उड़ जाए, कितना हो जाए। अब अच्छा दूसरी बात मैं यहाँ पे ये भी कर लेता हूँ कि अब इसका टेम्परेचर कितना है, या ऐसे समझ लें हमारे पास 1000 ml वाटर है, ठीक है, 1000 ml क्या है, वाटर है, इसके ऊपर सनलाइट पड़ी, या हमारी बॉडी है, बॉडी के अंदर कितना है 1000 ml वाटर है, ठीक है, 1000 ml के ऊपर सनलाइट पड़ी और सनलाइट के पड़ने से 2 ml क्या हो गया, पानी बॉडी से निकल गया। अब पहले हमारी लेट सपोज बॉडी का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे 2 ml वाटर निकलेगा ना तो रिमेनिंग 998 ml वाटर का जो टेम्परेचर होगा ना ये 15 से कम होकर कितना हो जाएगा, 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब गर्मी होती है ना, गर्मी के अंदर हमारी बॉडी से पसीना निकल रहा होता है, नहीं, पसीना निकलने के बाद क्या होता है, हमें अपनी बॉडी ठंडी फील हो रही थी, वो दरअसल इसी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से हो रही होती है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या है, इसी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से ना एनिमल गेट रिड ऑफ एक्सेसिव बॉडी हीट। अब एनिमल को जब बॉडी से एक्सेसिव हीट को निकालना हो, ज़्यादा गर्माइश हो, तो गर्माइश को निकालने के लिए क्या कर होता है, थोड़ा सा वाटर जब वेपर की फॉर्म में चला जाता है तो रिमेनिंग बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ड्यूरिंग स्वेटिंग एंड ट्रांसपायरेशन, स्वेटिंग बोलते हैं पसीने के निकलने का, और ट्रांसपायरेशन द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द सर्फेस ऑफ लीफ इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब वाटर के मालिक्यूल लीफ के सरफेस से लॉस हो रहे हो, निकल रहे हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। एज ए रिजल्ट द एक्सटर्नल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, जिसकी बनस्बत आपकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ इतना चेंज नहीं हो रहा होता। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, वाटर की जो हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन है वो कितनी है, 574 किलो कैलोरी पर ग्राम। 1 ग्राम वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी हीट चाहिए आपको, 574 किलो कैलोरी एनर्जी, आपको किलो नहीं बल्कि 574 कैलोरी एनर्जी हमें चाहिए होती है। और 1 कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.18 जाउल के। जाउल इज़ द यूनिट ऑफ हीट, जो हमारे पास ऐसा यूनिट है वो क्या है, जाउल होता है। अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं अभी, वो ये कि वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर, ठीक है। अब देखें, बाकी चीज़ें जो होती है ना लो टेम्परेचर पे सॉलिड बन जाती हैं, सॉलिड बनने के बाद वो जो होती एक्सपेंड नहीं होती, वो कॉम्पैक्ट हो जाती है। आप मुझे बताओ, सॉलिड के अंदर एटम करीब होते हैं या लिक्विड में? अगर देखा जाए ना, आप अगर स्ट्रक्चर देखोगे, लेट सपोज ये मैंने एक सॉलिड का पीस लिया और इतना सा लिक्विड ले लिया। लिक्विड में जो एटम होते हैं ना एक दूसरे से फिर भी क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर होते हैं, लेकिन सॉलिड में बहुत करीब होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के करीब होते हैं, ठीक है। तो जब कोई चीज़ लिक्विड से सॉलिड बनती है ना, जब लिक्विड से क्या बनती है, सॉलिड बनती है, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है। कॉम्पैक्ट का मतलब उसकी डेंसिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। लेकिन अल्लाह ताला ने वाटर के अंदर ऐसी सलाहियत रखी है कि वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे आने के बाद जब सॉलिड फॉर्म में आता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है। मतलब ये कहानी वहाँ पे क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। उल्टा होने का मतलब ऐसा, अब अगर देखा जाए, अगर हमारे पास वाटर है, लिक्विड है, लिक्विड में पार्टिकल एक दूसरे के क्या है, बहुत बहुत करीब हैं, लेकिन जैसे ही 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आए तो वाटर के मालिक्यूल क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से थोड़े थोड़े क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। दिस इज़ द ओनली प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये यूनिक प्रॉपर्टी है वाटर की। अब इसका सबूत क्या है, सबूत इसका ये, आप पानी के अंदर, आप देखो, पानी लो, फ्रीज़र में रखो, हाँ मासूम हो, देखा है ना फ्रीज़र, ठीक है, फ्रीज़र के अंदर पानी रखा आपने, क्या हो गया, पानी फ्रीज़ हो गया, मतलब जम गया। पानी जो फ्रीज हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्फ़ बोलते हैं। अब आप बर्फ़ को पानी के अंदर डाल लो, वो चीज़ें जो डेंस होती हैं, डेंस चीज़ें हमेशा क्या हो जाती हैं, डूब जाती हैं। डेंस चीज़ें क्या हो जाती हैं, डूब जाती हैं। मिसाल देता हूँ, आप पानी के अंदर आयरन फेंक दो, आयरन मतलब लोहा, लोहे की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। आप देखो, ये एक रूल है, इसको याद रखना है, कभी भी इसको लाइफ में नहीं भूलना, ठीक है। वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी वाटर के बराबर होती है, वाटर की जो डेंसिटी होती है ना वो 1 ग्राम पर मीटर क्यूब होती है। कितनी होती है, 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। अब वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है, जिनकी डेंसिटी वाटर से क्या है, ज़्यादा है, तो वो वाटर में क्या हो जाएंगी, डूब जाएंगी। अब
प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक की डेंसिटी वाटर से कम है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। अब 0 पॉइंट में जब आएगी तो मतलब बात क्या है, 1 से कम है ना। तो वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी वाटर से कम है वो हमेशा वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करेंगी, वाटर की सरफेस के ऊपर तैरेंगी। लेकिन वो चीज़ें जिनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है, 1 से क्या है, ज़्यादा है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, पानी के अंदर डूब जाएगा। अब लोहा पानी में क्यों डूब रहा होता है, क्योंकि लोहे की डेंसिटी पानी से ज़्यादा है। पत्थर पानी में क्यों डूब रहा है, क्योंकि पत्थर की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। भैंस पानी में क्यों नहीं डूबती, क्योंकि भैंस की डेंसिटी वाटर से कम है, क्योंकि उसके अंदर एम्प्टी स्पेस बन जाती है। ओवरऑल आप डेंसिटी निकालोगे तो भैंस की डेंसिटी गई भैंस पानी में, ठीक है। ठीक है जी। अब देखो लेकिन अब वाटर की डेंसिटी नॉर्मल कितनी है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन जैसे टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा तो ये वाटर की डेंसिटी जो होगी 0.98 समथिंग तक पहुंच जाएगी। अब मतलब क्या होगी, डेंसिटी कम होगी ना, तो इसीलिए जो बर्फ होती है ना वो पानी की सरफेस के ऊपर तैर रही होती है, ठीक है। इट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, इट एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर। इसको हम एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर भी बोलते हैं। बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड और एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड द वाटर इज द मोस्ट हैवी एंड लेस डेंस देन लिक्विड वाटर एंड दस इट इज द रीजन व्हाई आइस फ्लोट ऑन सरफेस। यही वजह है कि जिसकी वजह से जो आइस होता है वो सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर मजे से तैर रहा होता है। अगली बात है सरफेस टेंशन। वाटर जो होता है ना, इसकी सरफेस टेंशन भी क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। सो द वाटर एक्ट इज अ थिन इनविजिबल। आप देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ठीक है। हाय मासूम बीकर भी कहेगा कि किस जालिम ने मुझे बनाया है। थोड़ा सा प्यारा करके बनाते, खुश हो जाओ तुम यार। ये क्या आ गया, एक बीकर आ गया, ठीक है। इस बीकर के अंदर हमने क्या किया हुआ है, पानी डाला हुआ है, ठीक है। क्या किया हुआ है, यहाँ तक इसके अंदर क्या है, पानी है, ठीक है। ये नीचे क्या है, पूरा पानी है। ये जो पानी की ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये जो पानी की ये जो ऊपर वाली सरफेस है, पानी की सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है। पानी की सरफेस टेंशन क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से ये जो वाटर की ऊपर सरफेस वाली मेम्ब्रेन है ये बिल्कुल थिन, पतली सी, इनविजिबल, दिखाई नहीं देती हमें। इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। इलास्टिक मेम्ब्रेन, अब रबर है ना, रबर को आप खींचो, दोबारा छोड़ दो अपनी जगह पे वापस। अब इसके ऊपर अगर आप छोटे साइज के पार्टिकल रखोगे तो ये टूटेगी नहीं। टूटने के बाद ये थोड़ी सी इससे क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। अब जब चीज़ वो पार्टिकल यहाँ से हटाओगे तो दोबारा इससे क्या हो जाएगी, अपनी जगह पे दोबारा वापस आ जाएगी। सो ये जो वाटर की मेम्ब्रेन हो सरफेस, ये जो सरफेस है ना, ये इलास्टिक मेम्ब्रेन के तौर पे एक्ट कर रही थी। दिस इज द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच हेल्प द सरफेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल क्लिंग टुगेदर एंड राइज इन अ नैरो ट्यूब। अब इसी सरफेस टेंशन ज्यादा होने की वजह से आप पानी के मॉलिक्यूल इजीली एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं। जिस तरह जाइलम की अगर बात की जाए ना, दिस इज बिकॉज द पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विच हेल्प सरफेस मॉलिक्यूल क्लिंग टुगेदर एंड राइज इन नैरो ट्यूब। अगर नैरो सी ट्यूब भी हो, पतली सी ट्यूब भी हो, तो उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल इजीली चले जाते हैं। जिस तरह जाइलम के अंदर पानी जमीन से आ रहा होता है ना, तो जड़ों से पानी जब प्लांट सेल के अंदर ऊपर आ रहा होता है, जाइलम के अंदर बगैर टूटे ऊपर आ रहा होता है। इसके अलावा आप लोगों ने मच्छर देखे, वो जो बड़े वाले जिसको हम बग्स बोलते हैं, वो वाटर की सरफेस के ऊपर तैर रहे होते हैं। ऐसे वाटर की सरफेस के ऊपर क्या हो रहे हैं, ऐसे तैर रहे होते हैं। अब ये तैर रहे हैं लेकिन पानी के अंदर डूब नहीं रहे। क्यों? क्योंकि वाटर की सरफेस एज ए मेम्ब्रेन एक्ट कर रही है, ऐसे जली नहीं तो जेली की तौर पर एक्ट कर रही है। पानी के अंदर वो डूब नहीं रहे। अब लास्ट प्रॉपर्टी रहेगी, इसको डिस्कशन करने के बाद टॉपिक को खत्म करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास वाटर की है आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। आयोनाइजेशन कहते हैं कि वाटर क्या हो जाए, टूट के आयन बन जाए। आयन क्या होता है ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। वाटर जो होते हैं ना स्लाइटली आयोनाइजिंग है बॉडी टेम्परेचर पे। स्लाइटली आयोनाइजिंग का मतलब ना, चले मैं पहले जुमला पढ़ लेते हैं सर, जुमला पढ़ने के बाद मैं आपको समझाता हूँ। वाटर इज स्लाइटली आयोनाइजिंग एंड 1 मॉलिक्यूल आउट ऑफ 550 मिलियन मॉलिक्यूल ionize into H positive ion and OH negative ion at body temperature. This ionizable form of water is essential for those chemical reactions which are catalyzed by enzyme. वाटर जो होता है ना स्लाइटली आयोनाइज है, आयोनाइजेबल है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वाटर आयोनाइजेबल को पहले समझ लेते हैं यार। H2O है ना, अभी टूटा नहीं है, अभी आयन नहीं बने, लेकिन जब ये टूट जाता है तो क्या बनता है, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव बन जाता है। प्यारे बच्चों, इसको हम बोलते हैं, ये वाटर की क्या है, आयोनाइजेबल फॉर्म है। अब ऐसा नहीं है कि वाटर का हर मॉलिक्यूल टूट के H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन बन जाए। आउट ऑफ 550 मिलियन मॉलिक्यूल, कितने, 550 मिलियन मॉलिक्यूल में से ना सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो होता है वाटर का ना, वो क्या हो जाता है, टूट के H पॉजिटिव आयन OH नेगेटिव आयन में तब्दील हो जाता है। हमारी बॉडी में जितने अब NaCl जो आगे मिलता है ना, तो पूरे के पूरे पानी की नहीं मिल जाता,
550 मिलियन मालिक्यूल में से एक मालिक्यूल टूटा होता है। इसी तरह अब 550 मिलियन मालिक्यूल जो होगा ना, लाजमी नहीं कि पूरी बॉडी के मालिक्यूल जो होंगे 550 मिलियन हो गए, ये तो थोड़े से सरफेस के अंदर भी 550 मिलियन से ज़्यादा मालिक्यूल हो सकते हैं। अब जो एंजाइम जो रिएक्शन करवाता है, एंजाइम क्या है, आर द ऑर्गेनिक कैटलिस्ट विच स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कोई चीज़ बन रही होती है या टूट रही होती है, तो जो चीज़ें टूट रही होती है ना, तो वो इस फॉर्म की मौजूदगी में टूटती हैं। बहरहाल यहाँ तक प्रॉपर्टी कंप्लीट है। एक दूसरी चीज़ भी है, वो भी मैं डिस्कस कर ही लेता हूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो क्या है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन की। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेट सपोज अगर हम पानी के अंदर लिपिड डालते हैं, आपने देखा होगा पानी के अंदर जब हम तेल डालते हैं तो तेल क्या होता है, पहले से बिखरा 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 होता है, फिर क्या हो जाता है, ये ऐसे एक साथ मिलके एक छोटा सा ग्लोब्यूल बना लेता है। ये दरअसल कैसे बनता है, ऑयल जो है ना, ऑयल इज अ हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। ऑयल हमारे पास क्या है, एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। कौन सा सब्सटेंस, हाइड्रोफोबिक। चले मैं पहले वाटर के ऑयल के डायग्राम बना देता हूँ। ऑयल, ठीक है, ये ऑयल है। ऑयल का ये वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, दिस वन इज पोलर, ये क्या है, पोलर है। और हाइड्रोफिलिक है, पोलर एंड हाइड्रोफिलिक, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग। और ये वाला जो है ये नॉन पोलर है। ये मैं आपको वाटर लिपिड के टॉपिक में डिटेल से समझाऊंगा, ठीक है। दिस वन इज हाइड्रोफोबिक, दिस वन इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो वाटर फिलिक मतलब लवर, पानी के साथ, ये वाला हिस्सा पानी के साथ आसानी से डिज़ोल्व हो सकता है, पानी के साथ ये आसानी से घुल मिल सकता है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाटर के साथ डिज़ोल्व नहीं होता है। तो जैसे ही हम पानी के अंदर वाटर को डालते हैं, पानी के अंदर जैसे हम तेल को डालते हैं, ठीक है, तो तेल क्या हो जाता है, तेल के पार्टिकल आपस में ऐसे 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 ऐसे, अब देखो ये हेड है इनका, ये जो हेड वाला साइड है ना, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है। अब हाइड्रोफोबिक साइड एक साइड पे आ गए, मतलब इन्होंने ऐसे ही एक सर्कल बना दिया, और नहीं, हाइड्रोफिलिक साइड एक पे आ गए और हाइड्रोफोबिक साइड ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो तेल का पार्टिकल बन रहा होता है ना, तेल का जो डॉट बनना होता है, दरअसल ऐसे बनना होता है। ये वाला साइड कौन सा है, पोलर है। और यहाँ पे साथ में सरफेस में क्या है, वाटर है, तो वाटर के साथ तो ईजिली मिल सकता है। लेकिन वो सरफेस जो वाटर के साथ नहीं मिल सकती, तो वो ऐसे मिल के इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइसील। इसको हम क्या बोलते हैं, माइसील। और इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन बोलते हैं। बहरहाल ये सिर्फ और सिर्फ फेडरल की बुक में है, केपीके और पंजाब और जो सिंध की टेक्स्ट बुक है उसके अंदर इतना डिटेल से डिस्कस नहीं किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, एट द एंड मैं ये बता देता हूँ कि साइटोसोल के अंदर वाटर की परसेंटेज 90%। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो तो तुम्हारी मर्जी, ना देखो तो तुम्हारी मर्जी। ब्रेन सेल के अंदर 85 to 90% वाटर होता है। जेली फिश में 99% वाटर है, इसीलिए वो हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आ रही होती है, शफाफ किस्म की। ब्लड के अंदर 88% क्या होता है, वाटर होता है। सीड और बोन सेल्स के अंदर 20% वाटर होता है। यहाँ तक वैसे तो और वाटर की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन बस इतना काफ़ी है, ज़्यादा आपको नहीं रुलाऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बार बार आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार से देखो, इसको बार बार रिवाइज करो। रिवीजन से चीज़ें आपकी ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर होती हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि नोट कर लें, इसको बार बार रिवाइज करें। अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।